हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं सतीश आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सतीश में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने पहले भी भारतीय राज्य व्यवस्था में पढ़ा रहा हूं, तो जिसमें मैंने आपको पूरे फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों को पढ़ा रखा है, सारे के सारे, जिसमें 7-8 वीडियो मैंने बनाए हैं। उसको आप जाके मेरी प्लेलिस्ट में है, आप जाकर के देख सकते हैं। आज मैं पढ़ाने चल रहा हूं आपका भारतीय संविधान सभा का गठन कैसे हुआ है, मतलब उसमें कैसे हुआ, उसमें कितने मेंबर थे, ड्राफ्ट कमेटी आपकी क्या थी, उसमें कितने मेंबर थे, फिर भारतीय संविधान का विभाजन होने के बाद, भारत का विभाजन होने के बाद भारतीय संविधान में कितने मेंबर बचे, मैं एक एक करके सब हर चीज आपको समझा दूंगा। ठीक है। अब सबसे पहले उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो सबसे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में, चलिए आप एक एक चीजें मैं आपको समझा देता हूं कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी। उसके बाद फिर सबसे पहले किस व्यक्ति ने मांग उठाई, ठीक है। उसके बाद फिर आईएनसी का एक्सेप्ट किया। एक एक करके मैं हर चीज को समझाने चल रहा हूं। ठीक है। तो सर्वप्रथम 1895 में 1895 में स्वराज विधेयक के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने इसकी मांग की थी। ये क्या था? अनौपचारिक तरीका था। ठीक है। अनौपचारिक मतलब उन्होंने रेंडमली मांग उठाई कि हाँ, भारत में भी एक संविधान सभा होनी चाहिए और जो संविधान सभा का निर्माण करेगी और भारत से खुद का संविधान होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद औपचारिक तरीके से कब? 1934 में एम एन रॉय ने क्या किया? एम एन रॉय ने इस चीज की मांग उठाई। कब? 1934 में। एम एन रॉय कौन थे? एक साम्यवादी नेता थे जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल थे और उन्होंने सर्वप्रथम औपचारिक तरीके से 1934 में भारतीय संविधान सभा के मांग की कि हाँ, हमारे देश में भारतीय संविधान सभा होनी चाहिए और जो भारतीय संविधान का निर्माण करेगी। फिर उसके बाद 1935 में आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इस चीज को स्वीकार किया कि भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए और उसकी मांग उठाई। उसके बाद ब्रिटिश मतलब अपनी ये पत्र लेखन या जो भी इनके तरीके थे, उस तरीके से हमेशा ब्रिटिशर से मांग करते रहे कि हमारे देश में भी क्या एक संविधान सभा होनी चाहिए जिसका निर्माण हमारे भारतीय द्वारा होगा। ठीक है। तो फिर 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से इसको स्वीकार कर लिया। किसने? ब्रिटिश ने, मतलब ब्रिटिश सरकार ने भी स्वीकार कर लिया कि हाँ ठीक है भाई, हम भारतीयों को एक संविधान सभा गठन करने का मौका देंगे और अपनी भारतीय संविधान सभा का गठन करें, उसके बाद अपना भारतीय संविधान बनाएं, क्योंकि हमारे स्वराज की मांग बहुत पहले से चल रही थी। ठीक है। तो अब उसके बाद यहां तक मैंने आपको समझा दिया। अब इसके बाद हम आगे बताने चल रहा हूं कि जो क्रिप्स मिशन आता है, क्रिप्स मिशन 1942 में आता है, उसमें संविधान सभा का ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया गया, लेकिन उसको वो पास नहीं हो सका। रीजन क्या था? उसमें मुस्लिम लीग ने असहमति जता दी थी। ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसका मैं रेज कर दे रहा हूं, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। तो ताकि मेरी बोर्ड में आगे मैं लिख सकूं। ठीक है, क्योंकि मेरा बोर्ड इतना बड़ा नहीं है कि मैं पूरा एक बार में समझा पाऊं। ठीक है, चलिए मैं रेज कर रहा हूं। तो 1942 में, कब? 1942 में जब आपका क्रिप्स मिशन आता है। कब? 1942 में क्रिप्स मिशन। ठीक है भैया। क्रिप्स मिशन में संविधान सभा क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया, मतलब संविधान सभा का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। मतलब कि इसमें कहा गया कि संविधान सभा कैसे कैसे होगी, इसमें कितने मेंबर होंगे, कैसे नहीं होंगे, लेकिन इसमें सहमति नहीं बन पाई। ठीक है। इसमें इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। ठीक है। लेकिन क्या? लेकिन सहमति नहीं बन पाई, मतलब ये पास नहीं हो पाया। उसके बाद हमारा आता है 1946 में कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के द्वारा जो उसमें प्रोविजंस दिए गए, उसके तहत क्या हुआ? पूरा हमारा संविधान सभा का गठन किया गया। अब मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूं जहां से मेन कहानी आप स्टार्ट होती है। तो आप एक साथ मान लीजिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी कि सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में मांग किया 1895 में। फिर एम एन रॉय ने 1934 में इसकी मांग उठाई। फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया कि हाँ ठीक है, हमारे देश में एक संविधान सभा होनी चाहिए जो संविधान निर्माण करेगी। फिर 1940 में अंग्रेजों ने भी एडमिट की मान लिया कि हाँ ठीक है, हमारे यहाँ एक भारतीय संविधान सभा का निर्माण करने दिया जाना चाहिए। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, जो क्या किया, जिसमें ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। मतलब ब्लूप्रिंट का मतलब हुआ कि बातें कहेगी कि ऐसे इतने मेंबर होंगे, इतने भारतीय संविधान से ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस से चुने जाएंगे और इतने देसी रियासत से चुने जाएंगे, लेकिन उसमें मुस्लिम लीग सहमति नहीं हुई। जिसके बाद आता है आपका कैबिनेट मिशन। ठीक है। अब हम आप पढ़ाने चल रहे हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के जो प्रोविजन है उसको एक करके हम आपको पढ़ाने चलेंगे कि उसने कितने मेंबर क्या क्या कहा। ठीक है। तो कैबिनेट मिशन, इसको यहां से आप एकदम फोकस करते चलिएगा। कैबिनेट मिशन, सबसे पहले आप जानिए कैबिनेट मिशन आया कब? कैबिनेट मिशन आया था 1946 में।
इसमें भारतीय संविधान मतलब जो संविधान सभा थी उसके निर्माण की बात की गई। उसमें कहा गया कौन कौन से प्रोविजन होंगे। इसमें कहा गया कि कुल कितने सीट्स होंगी। कुल इसमें कहा गया कि 389 सीटें होंगी। कितना होंगी नंबर्स, कितने मेंबर्स होंगे 389, कितना 389 मतलब 389 सदस्य होंगे। कितने 389 मेंबर्स हो गए। जिसमें से इसमें कहा गया कि 296 कहाँ से होंगे ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस से, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस से होंगे। और आपके लगभग कितने 93 कहाँ से होंगे देसी रियासतों से। कहाँ से होंगे 93 आपके कहाँ से होंगे देसी रियासतों से होंगे। ठीक है, ये देसी रियासतों वाले क्या किए जाएंगे अपॉइंट किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे मनोनीत किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये क्या किए जाएंगे आपके इलेक्ट किए जाएंगे मतलब निर्वाचित किए जाएंगे, निर्वाचित किए जाएंगे। ठीक है, अब निर्वाचन का तरीका क्या होगा कैसे होगा निर्वाचित किए जाएंगे, किए जाएंगे। जिसमें से मैं आपको बताते चल रहा हूं कि इनका निर्वाचन कैसे होगा, क्या होगा कैसे नहीं होगा, वो सब चीजें बता दो। ठीक है, तो इनका निर्वाचन कैसे होगा इनडायरेक्ट मेथड से। जैसे इलेक्शन का दो मेथड होता है, एक डायरेक्ट होता है जिसमें लोग जो होते जनता होती डायरेक्टली अपने मेंबर अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करती है। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है जिसमें वो डायरेक्टली चूज नहीं करती है। तो इसमें क्योंकि जनता को वोट देने का राइट तो यहाँ पे था नहीं, कुछ ऐसे लोगों को वोट देने का राइट था जो कर टैक्स पे करते थे और बड़े बड़े लोग थे, अमीर लोग थे। तो इस हिसाब से जो कहा गया इनडायरेक्ट क्या होगा। आप यहाँ पे कुछ पॉइंट याद रखिएगा आप। ठीक है, कि इनका जो ये 296 मेंबर थे जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस से चुने गए थे। ठीक है, कि ब्रिटिश भारतीय प्रांत से चुने गए थे। जिसमें से इनका निर्वाचन कैसे हुआ था, इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से हुआ। कैसे होता है इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था निर्वाचन। कैसे होता अप्रत्यक्ष तरीके से। फिर कौन सी विधि यूज की गई थी समानुपातिक मेथड था। कौन सा, जैसे आप पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में अनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति का यूज किया जाता है। इसमें क्या यूज किया गया था समानुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। कभी मौका मिलेगा तो समझाएंगे एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है और समानुपातिक मत पद्धति क्या होती है। ठीक है, फिर क्या कहा कि अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचित किए जाएंगे जितने मेंबर होंगे। उनका तरीका होगा कि जो तरीका होगा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का समानुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति होगा। प्रत्येक मेंबर कम से कम 10 लाख कितने 10 लाख पीपल्स को क्या करेगा रिप्रेजेंट करेगा। 10 लाख पीपल को क्या करेगा पीपल्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है भैया, रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद और क्या कहा गया, क्या क्या चीजें हो गई कि समानुपातिक अप्रत्यक्ष तरीके से चूज किया जाएगा, समानुपातिक मत पद्धति होगी। ठीक है, और प्रत्येक मेंबर कितने लोगों को कम से कम 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। यही इसमें बातें की गई। ठीक है, अब मैं इसको आगे बढ़ने चल रहा हूं कि इसमें से कितने मेंबर देसी रियासत चूज किए गए कितने नहीं। ठीक है, अब इसको आगे चलते देसी रियासत वाले क्या अपॉइंट किए जाएंगे। जितने हमारे देसी रियासतें थी उनमें से 93 मेंबर क्या किया अपॉइंट किया जाएगा। मतलब डायरेक्टली इनको क्या किया जाएगा संविधान सभा में बुला लिया जाएगा। ठीक है, अपॉइंट कर दिया। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए एक बार कि मतलब इनका जो निर्वाचन होगा अप्रत्यक्ष तरीके से होगा, मतलब कि डायरेक्टली जनता नहीं चूज करेगी। फिर समानुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति तरीके से इनको चूज किया जाएगा, एक तरीका है चूज करने का। फिर बताया गया कि 10 लाख जो हो गए 1 मेंबर 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, चलिए अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं और आगे पढ़ाने चल रहा हूं। ठीक है, जब इन्होंने क्या कहा कि कुल टोटल 296 मेंबर कहां से ब्रिटिश इंडियन फ्रांस से आएंगे, प्रोविजन से आएंगे। ठीक है, जिसमें से कहा गया कि 292 मेंबर कहां से होंगे ब्रिटिश प्रांत से होंगे। गवर्नर जहां मतलब जैसे इसको बांटा गया था, कुछ प्रांत ऐसे थे जो चीफ कमिश्नरेट के अंदर कराते थे और कुछ प्रांत ऐसे थे जो गवर्नर के अंदर कराते थे। ठीक है, तो इसमें जो 292 मेंबर थे मतलब 292 मेंबर गवर्नर के प्रांत से चुने जाएंगे। कहां से चुने जाएंगे गवर्नर प्रांत से। ठीक है, गवर्नर के प्रांत से, तथा 4 मेंबर कहां से चुने जाएंगे आपका चीफ कमिश्नरेट। ठीक है,
चीफ कमिश्नरेट, चीफ कमिश्नरेट, जिसमें से आपका 4 चीफ कमिश्नरेट थी। एक थी कुर्ग थी, ठीक है, दूसरा थी बलूचिस्तान जो जिसको ब्रिटिश बलूचिस्तान कहा गया था, ठीक है, कुर्ग एंड मारवाड़ इसमें जोड़ दीजिए, कुर्ग एंड मारवाड़, मारवाड़ दिल्ली, ठीक है। दिल्ली के बाद आपका था अजमेर, क्या था, अजमेर, अजमेर के बाद आपका ब्रिटिश बलूचिस्तान था, ठीक है भैया, कौन था, ब्रिटिश बलूचिस्तान, ठीक। ये 4 प्रांत थे ऐसे, तो कुर्ग मारवाड़ एक ही में आता था, दिल्ली, अजमेर एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान, ये 4 ऐसे जगह थे जहां से डायरेक्टली, जहां से 4 मेंबर को, ये 4 मेंबर को इनको क्या बोला, चीफ कमिश्नरेट से, ये 4 ऐसे जगह थे जो जहां पे चीफ कमिश्नरेट का शासन था, और वहां से इतने मेंबर को चुना गया। फिर 292 मतलब 292 मेंबर्स कहां से, गवर्नर के प्रांत से चुने गए थे, ठीक है। यहाँ तक बात, मेरी बात समझ आई, ठीक। चलिए मैं अब आपको आगे समझा रहा हूं कि इतने मेंबर बन गए, अब उसके बाद जो इलेक्शन कब करवाया गया, ठीक है। तो इसके इलेक्शन लगभग, अभी तक मैंने क्या बताया कि कैबिनेट मिशन के तहत जो प्रावधान थे कि 389 मेंबर होंगे, जिसमें से 296 कहां से चुने जाएंगे, ब्रिटिश भारत से चुने जाएंगे, 93 देसी रियासतों से चुने जाएंगे। अब 296 से मैंने बताया, जो मैंने किस तरीके से चुने जाएंगे वो बताया। फिर 296 में से जो ब्रिटिश इंडियन प्रांत से चुने जाएंगे, जिसमें 296 से 292 मैंने बताया कि गवर्नर के प्रांत से चुने जाएंगे, और 4 जो होंगे आपके चीफ कमिश्नरेट होंगे, और जो 4 कमिश्नरेट थे कौन कौन थे मैंने वो समझा दिया, ठीक है। जिसमें था कुर्ग और मारवाड़ था, दिल्ली था, अजमेर था, और ब्रिटिश प्रांत था, ठीक है, ब्रिटिश बलूचिस्तान था, ठीक है। अब मैं आपको बताने चल रहा हूँ निर्वाचन के बाद क्या तरीका होता है, मतलब अब निर्वाचन कब होगा। तो इन्होंने जुलाई अगस्त में, कब, जुलाई अगस्त में क्या करवा लिया, जुलाई अगस्त 1946 में क्या करवा लिया, चुनाव करवा लिया। मतलब कौन कौन से मेंबर होंगे, मेंबर चुनकर भी आ जाते हैं, ठीक है। जुलाई अगस्त के बाद जब मेंबर चुन जाते हैं तो फिर 6 दिसंबर को, कब, 6 दिसंबर को, 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया जाता है, संविधान सभा का गठन। आपसे कोई डेट पूछे कि संविधान सभा का गठन कब किया गया, तो आप ये डेट नोट करके चलिएगा कि 6 दिसंबर 1946, कब, 6 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा का गठन किया गया था। उसके बाद हमारी संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, वो होती है 9 दिसंबर 1946 को। तो हमारी पहली बैठक कब होती है, फर्स्ट सिटिंग कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक, ठीक है, कब होती है आपकी, ये देख लीजिए कि आपसे कोई पूछे कि संविधान सभा की फर्स्ट बैठक कब होती है, वो 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसके अध्यक्ष होते हैं हमारे जो अस्थाई, कौन से, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी, अस्थाई अध्यक्ष होते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थाई अध्यक्ष थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। ये बातें आपको याद रहेंगी कि हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद ये 10 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है, याद रखिएगा, 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है, 10 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है। तो दूसरी बैठक कब होती है, आपसे पूछ सकता, आप सीधा मार्क चले जाएंगे 11 दिसंबर, क्यों, क्योंकि आपने 9 दिसंबर पढ़ रखा है, 11 दिसंबर पढ़ रखा है, आपको 10 दिसंबर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो दूसरी बैठक कब होती है, 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर 1946 को क्या होती है, सेकेंड सिटिंग होती है, सेकेंड बैठक होती है, द्वितीय बैठक होती है, द्वितीय बैठक होती है, जिसमें भी उस समय भी कौन होते हैं हमारे अध्यक्ष, उस समय हमारे अध्यक्ष भी कौन होते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा, ये हमारे अध्यक्ष बने रहते, ठीक है। फिर 11 दिसंबर को, अब याद रखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष थे कौन, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। फिर मैं अब इसको आगे रेज कर रहा हूं, फिर मैं आपको इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आगे चलकर मैं बता रहा हूं आपको जो 11 दिसंबर की संविधान सभा की थर्ड मीटिंग, तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, बहुत टीवी अगर पूछेगा कि थर्ड मीटिंग को कब हुई थी और उसके अध्यक्ष कौन थे। तो थर्ड मीटिंग हमारी होती है 11 दिसंबर 1946। इसमें 11 दिसंबर 1946 को जो थर्ड मीटिंग होती है, थर्ड बैठक
थर्ड बैठक, तीसरी बैठक जो होती है, तीसरी सीटिंग जो होती है, उसके अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष कौन थे? जो हमारे अस्थाई अध्यक्ष थे। कौन थे? स्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ना। आपको सबको पता है, नहीं पता तो आप जान लीजिए कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हमारी भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 11 दिसंबर 1946 को क्या करते हैं? अपने पद की शपथ लेते हैं। उसके बाद से कंटिन्यूअसली यही क्या करते हैं? अध्यक्षता करते रहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद 12 दिसंबर को एक और थी, थर्ड बैठक थी ना। उसके बाद 12 दिसंबर 1946 को फोर्थ कौन सी बैठक होती है? फोर्थ बैठक होती है। ठीक है। उसके बाद आपकी तब भी हमारे अध्यक्ष कौन होते हैं? कौन होते? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को ही कौन सी हमारी बैठक होती है? फिफ्थ बैठक होती है, जिसमें आपका उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है, जो 22 जनवरी को पास हो जाता है और क्या बन जाता है? प्रस्तावना बन जाता है ना। तो आपको पता भी होंगे या नहीं पता हो तो आप जान लीजिएगा। फिफ्थ बैठक में कौन? फिफ्थ बैठक में क्या? उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है जो 22 जनवरी 1947 को पास हो जाता है एंड तथा प्रस्तावना के रूप में इसको स्वीकार किया जाता है। प्रस्तावना का रूप लेता है। और इसको पेश किसने किया था? इसको पेश किया था पीटी नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। पीटी नेहरू ने इसको पेश किया था। ठीक है। तो अब आप एक क्विक रिवीजन ले लीजिए कि हमारा संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर को 1946 को होता है। उसके बाद पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं। उसके बाद 10 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है, जिसके भी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा ही होते हैं। फिर 11 दिसंबर को तीसरी बैठक होती है, जिसमें हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या होते हैं? स्थायी अध्यक्ष के रूप में शपथ लेते हैं। फिर 12 दिसंबर को चौथी बैठक होती है, जिसमें भी हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष होते हैं। फिर पांचवी बैठक को आपको 13 दिसंबर 1946 को पांचवी बैठक होती है, जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू पेश करते हैं, जो 22 जनवरी को पास हो जाता है। 22 जनवरी 1947 को पास हो जाता है और प्रस्तावना का रूप ले लेता है। ठीक है। इतनी बात आपको समझ आई तो मैं अब आगे पढ़ाने चल रहा हूं। ठीक है। ठीक, ये मैंने चीज आपको करके समझा दी। ठीक है। तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं और आगे की चीजों को मैं क्लियर करने चल रहा हूं। मेरे हिसाब से आपको यहां तक समझ आ गया होगा कि कैबिनेट मिशन में क्या गया, उसके तहत मेंबर कैसे चुने गए, कितने मेंबर ब्रिटिश इंडियन प्रांत से लिए गए, कितने मेंबर देशी रियासतों से लिए गए। अब उसके बाद फिर हमारा संविधान की सभा कब बनी, उसके बाद संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, पहले अध्यक्ष कौन थे, उसके बाद दूसरी और तीसरी बैठक में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। फिर चौथी बैठक और पांचवी बैठक में क्या हुआ, उसके बाद आगे चल रहे हैं। फिर जब आपका आता है जोन प्लान के तहत भारत को विभाजित कर दिया जाता है। फिर से सीटों को तितर बितर कर देते हैं। फिर आगे सीटें कैसे बैठी हैं वो अब मैं आगे पढ़ाने आपको चल रहा हूँ। ठीक है। चलिए, तो उसके बाद अब आपका आता है जोन प्लान। जोन प्लान में क्या होता है? जोन प्लान आता है, जैसे कैबिनेट मिशन आया था तो उसके बाद आता है जोन प्लान। जोन प्लान हमारा आता है 3 जून को। ठीक है। इसको माउंटबेटन योजना भी बोलते हैं। ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं जोन प्लान। जोन प्लान 1947 को आता है। जब आता है तो इसमें भारत को दो अधिराज। अब देखिए, भारत को 2 भागों में बांटा जाता है। एक जिसे बोलते हैं, पहले पार्ट को बोलते हैं भारत अधिराज। अभी आपको मैं अधिराज का मतलब समझाने बताऊंगा। भारतीय अधिराज और पाकिस्तान अधिराज। ठीक है। पाकिस्तान अधिराज। अब अधिराज क्यों बोला गया था? अधिराज इसलिए बोला गया था क्योंकि अभी ये अपना पूरा का पूरा, इनके पास पूरा कंट्रोल नहीं था। जिनका चीफ था, जिनके लॉ थे, किसके हिसाब चल रहे थे? किसी विदेशी शक्ति के। ऐसा देश जहां पर किसी उसके रूल और रेगुलेशन किसी विदेशी शक्ति के द्वारा चल रहे हों,
तो उसे बोलते हैं अधिराज। तो इसलिए और अभी भी पूरा का पूरा कंट्रोल हमारे ऊपर किसका था, भारतीय मतलब हमको किसका था, ब्रिटिश का था, इसलिए इसको भारतीय अधिराज बोला गया और इसको पाकिस्तान अधिराज बोला गया। अब इसके बाद सीटों का बंटवारा हो गया, जिसमें से जब अभी कितने थे 299 थे ना, 289 थे, जिसमें सॉरी 389 थे, जिसमें से बांटा गया था। तो अब जब भारत का विभाजन हो जाता है, तो जिसमें से भारत के विभाजन के बाद भारत में कितनी सीटें बचती हैं, 299 सीटें भारत में रह जाती, ठीक है। और इधर कितने रह जाती हैं, इनको पाकिस्तान को 90 सीटें दी जाती। कितनी सीटें दी जाती हैं, 90 सीटें, ठीक है। जिसमें से मैं आपको हल्का ब्रीफ देकर बताते चल रहा हूँ कि जो 90 सीटें थी, 90 सीटें किन किन प्रांत से दी गई थी, आपको याद रखिएगा, ठीक है। पहला क्या था आपका, 90 सीटें कहाँ कहाँ से दी गई थी। एक पहला था पश्चिमी वेस्टर्न पंजाब, ईस्टर्न बंगाल, यही पार्ट जो थे जो पाकिस्तान में गए थे, ठीक है। बलूचिस्तान, उसके बाद आपका उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, असम का सिलहट जिला, कुछ ये प्रांत थे और आपका सिंध भी था। कौन था, सिंध। कुछ ये प्रांत थे जो हमारे कहाँ गए थे, पाकिस्तान के हमारे चले गए, जिसमें 90 सीटों को उन पर बांट दिया गया था, ठीक है। अब इससे ज्यादा बलूचिस्तान हो गया, वेस्ट बंगाल हो, सिंध हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है। इतने ही थे जो कहाँ गए थे, पाकिस्तान में गए थे, जिसमें 90 सीटों का बंटवारा किया गया था, ठीक है। अब इधर भारतीय अधिराज्य में कितनी सीटें रह गई थी, भारतीय अधिराज्य में 299 सीटें रह गई। 299 सीटों में से 299 सीट रह गई, जिसमेमें से हमने 229 सीटें देसी रियासतों से ली और 70 सीटें कहाँ से, 229 सीटें ब्रिटिश इंडियन प्रांत को दे दी गई, मतलब जो ब्रिटिश इंडियन प्रांत से चूज की जाएंगी, जिसका निर्वाचन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विधि से होगा, ठीक है। 10 लाख मेंबर को 10 लाख लोगों को एक मेंबर रिप्रेजेंट करेगा और निर्वाचन कैसे होगा मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब ये कहाँ से जाएंगी, ये देसी रियासतों से ये सीटें चूज की जाएंगी और ये कहाँ से, ब्रिटिश इंडियन प्रांत से, ठीक है। ब्रिटिश इंडियन प्रांत से इन सीटों को चूज किया जाएगा। अब इसका मतलब आप थोड़ा सा फिर से एक ब्रीफ लीजिए कि इंडियन 3 जून को जो जून प्लान आता है हमारा 3 जून को आता है, जो 1946 में आता है, जिसमें भारत को 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक होता है भारतीय अधिराज, दूसरा होता है पाकिस्तानी अधिराज। पाकिस्तानी अधिराज में 90 सीटों को दी जाता है, जिसमें से मतलब 90 सीटें दी जाती हैं, जिसमें से कौन कौन से पार्ट इंडिया मतलब पाकिस्तान में दिए गए, आपका वेस्टर्न पंजाब, ईस्टर्न बंगाल, बलूचिस्तान, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, असम का सिलहट जिला, ये याद रखिएगा, और सिंध। इतने प्रांत पाकिस्तान में दिए गए थे जो उस समय पाकिस्तान में थे, जिसमें 90 सीटें थी, ठीक है। फिर हमारे भारतीय अधिराज में जो 299 सीटें बच गई थी, क्योंकि 90 उधर दे दिए, 289 सीट इतनी बचेंगे, ठीक है। जिसमें से 229 सीटें ब्रिटिश इंडियन प्रांत से चूज की जानी थी और 70 सीटें देसी रियासतों से चूज की जानी, ठीक है। अब मैं इसको बताना चला, इसमें जो इलेक्शन होंगे, कितने मेंबर इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिले, कितने मेंबर आपको मुस्लिम लीग को मिले, और मतलब जो मुस्लिम समुदाय को मिले, और कितने मेंबर निर्दलीय को मिले, वो पढ़ाना चला, ठीक है। जिसका आप एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसको इरेज करके आगे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए ले लीजिए तो एक स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक। चलिए अब उसके बाद जो 229 229 कितनी सीटें थी, 229 सॉरी 2 ठीक है। ठीक, इसके बाद चुनाव तो उधर होते, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब इसमें उसके बाद 29 अगस्त को क्या बन जाती है, आपकी प्रारूप समिति बन जाती है, ठीक है। ये आपको समझ आया। चलिए अब मैं आपको, जब संविधान सभा बन गई